जो भी क्लास का टाइम होता है, जो भी क्लास का टाइम होता है उसके 10 मिनट्स के बाद मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है कि 5:10 हो गए, 5 o'clock हमारे पास पाकिस्तान टाइम के हिसाब से जो है क्लास का टाइम है। तो अब हम इस पर स्टार्ट करेंगे, ओके। अच्छा देखो, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहली बात, ये आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन बताना जरूरी इसलिए ताकि आपके दिमाग में एक स्केच आ जाए कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे, सही है। और ये ऐसा है कि हमारी फिलहाल तो 2 क्लासेस पर वीक है, लेकिन फिर मैं इसमें एक थर्ड क्लास ऐड करूंगा, और वो मैं मोस्ट प्रॉब्ली मिड ऑफ अगस्त से करूंगा। क्योंकि मिड ऑफ अगस्त तक हमारा सेशन बिल्कुल रनिंग में आ जाता है और हमें टाइम टेबल हमारा एग्जैक्टली पता लग जाता है। तो फिर मैं आपके सारे टाइमिंग्स को देखते हुए कि किसी से कोई क्लैश ना करे, उसमें फिर मैं आपका टाइम सेट करूंगा, एक थर्ड क्लास का ना टाइम सेट करूंगा, ठीक है। अब वो जो भी टाइम हो वो मैं आपको जरूर बता दूंगा पहले ही, ठीक है। और आई मेक श्योर कि उसमें किसी का कोई क्लैश ना आए, ठीक है। अब होता क्या है कि जो बच्चे एएस लेवल में नॉर्मली आते हैं वो ओ लेवल्स कर चुके होते हैं, ठीक है। तो ओ लेवल्स की कुछ चीजों की एक्सटेंशन ही हमारे पास ए लेवल्स में होती है। आज की जो क्लास है मैं आपको बेसिक ए लेवल्स की छोटी छोटी चीजों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और उसके बाद फिर आप इस काबिल हो जाओगे कि आप जो है वो चीजों को अलाइन करके सही से पढ़ सको। यार ये हमारी एक बहुत अच्छी बच्ची है ओ लेवल्स की, हानिया, याद है तुम्हें हानिया? अहमद, हानिया याद है आपको? हमारी क्लास में एक बच्ची थी ऑनलाइन, वो भी हमें। ऑलराइट, यस हानिया इज हियर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम हानिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भैया, तो हानिया, आज की क्लास हमारी फर्स्ट क्लास है एएस लेवल की, तो मुझे यहाँ पे कुछ बेसिक्स प्लान किए हैं इस साल के हवाले से, और मैं कुछ चेंजेस भी बताऊंगा। देखो हमारे जो नॉर्मल अभी कुछ महीने पहले की बात है। आई हैव नो आइडिया, दयान से मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ। दयान को बोलता हूँ क्या अहमद याद कर रहा है। तो अब देखो, जब हम ए लेवल्स में आ जाते हैं तो मामला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंट होता है ना। अ, जो डिफिकल्टी लेवल ओ लेवल्स का था ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा एएस लेवल का है। लेकिन उस एएस लेवल की डिफिकल्टी लेवल से काफी ज्यादा डिफिकल्टी लेवल ए2 लेवल का है, ठीक है। ये थोड़ा सा एब्रप्टनेस है इसके अंदर। ओ लेवल्स के बाद एएस लेवल वेरेबल होता है, मतलब ये कि थोड़ी सी ज्यादा मेहनत है, ऑब्वियसली आपकी क्लास बढ़ी हुई है, आपके अंदर मेहनत करने की कैपेसिटी भी बढ़ी है, तो आपसे मेहनत भी थोड़ी सी ज्यादा करवाई जाएगी। अच्छा, इस बार मैंने जो चेंज किया है बेटा, वो मैंने चेंज ये किया है हानिया और अहमद, मैं आपको ये बात पहले बता दूं, और आज हमारे पास दो और नए बच्चे भी हैं, अलवीना और जारा। तो आपके लिए तो खैर फर्स्ट टाइम ही है। मैं आप लोगों से डिटेल्स आपकी पूछूंगा, लेकिन ये है कि अभी मैं बगैर अपने टाइम को इधर उधर लगाए हुए मैं डायरेक्ट काम की बात ही करना चाहता हूँ। भाई, आफ्टर एवरी चैप्टर आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, और एक्चुअली एक नहीं, दो असाइनमेंट्स होंगे। एक असाइनमेंट होगा बेस्ड ऑन एमसीक्यूज, और एक असाइनमेंट होगा थ्योरी क्वेश्चंस का। और वो दोनों दोनों करके गूगल क्लासरूम पे ही पोस्ट करोगे आप लोग, गूगल क्लासरूम में आपको ऐड करा दूंगा, और वहीं के वहीं वो आपको चेक होके मिलेंगे। सबके लिए कंपलसरी होगा कि वो असाइनमेंट को सॉल्व करें। हाँ, ड्यू डेट होगी उसकी, एक ड्यू डेट के अंदर करोगे तो अच्छी बात है, ड्यू डेट के आगे पीछे करोगे, आगे पीछे से मतलब ये कि अगर डिले करोगे तो फिर आप ही के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि उसके फौरन बाद नेक्स्ट असाइनमेंट ड्यू हो जाएगा, सही है ना। असाइनमेंट लाजमी करने होंगे इस बार। ए लेवल्स में प्रैक्टिस की जरूरत ओ लेवल्स के मुकाबले में ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे पेपर के हवाले से कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको जो है वो सिलेबस की बताऊंगा बातें। उसके बाद फिर आज की क्लास का बता रहा हूँ प्लान। मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से पेपर्स होते हैं, क्या क्या होता है। मैं आपको सिलेबस, सारे कोर्स वगैरह बताऊंगा, क्या क्या हमारे पास चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं इस लेवल में। और फिर मैं आपको प्लान बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको पूरे साल में पढ़ेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस प्लान को 100% जो है वो फिलअप करें। मैंने क्या किया, मैंने पूरे सिलेबस को मंथ्स में डिवाइड कर दिया। मंथली प्लानर कहते हैं इसको हम ना, स्कूल से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने खुद ही से बगैर किसी स्कूल को खुद से बना लिया, ठीक है। इसको फॉलो करना आसान होता है कि मुझे पता लग जाता है कि यार अब ये मंथ एंड होने वाला है, ये वाला टॉपिक मेरा अभी भी नहीं हुआ है, तो मुझे एक्स्ट्रा क्लास रखनी है, तो मैं उसी वक्त रख लूँ। और मैंने इसको प्लान इस तरह से किया है कि फेब तक मुझे जो है वो कोर्स कंप्लीट करना है। एएस लेवल का कोर्स नॉर्मली फेब तक कंप्लीट हो जाता है। ए2 में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन एएस का तो आराम से हो जाता है। तो ऑनेस्टली एएस का कोर्स ओ लेवल से भी कम है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं आपको पेपर के बारे में बताता हूँ। देखो, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग डाउन। अभी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें जो क्लास की रिकॉर्डिंग है, उसके अलावा जो पीडीएफ जो अभी आपको नजर आ रहा है, सब पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा गूगल क्लासरूम पे। तो आप वहां से इसको जरूर नोट डाउन कर सकते हो, और करो तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ने का तरीका ये होगा कि एट द स्टार्ट ऑफ एवरी चैप्टर मैं आपको उसके पूरे चैप्टर के कंपाइल्ड नोट्स गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा। वो पूरे चैप्टर की पीडीएफ होगी, उन्हीं उसी में से मुझे पढ़ाना भी है। तो आप इन एडवांस भी रीड करना चाहो कर सकते हो, आप उसको रिवाइज करना चाहो तो भी कर सकते हो। सिर्फ एक रूल याद रखना मेरा, जो कि मैं ओ लेवल्स में भी कहता था, कि भाई देखो, आखिरी दिन 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन रोजाना 1 घंटा पढ़ना सब मैनेज कर सकता है। बस ये रूल है। ठीक है। फिलहाल तो जुलाई के मंथ में तो हमारी क्लासेस भी 2 क्लासेस पर वीक है, तो 2 क्लासेस फ्राइडे सैटरडे के बाद अगली क्लास फ्राइडे को होनी है हमारे। तो बहुत लंबा गैप है, तो उसके अंदर आपको कोई भी टास्क वगैरह दिया जाएगा तो आप वो आराम से उसको फिलअप कर सकते हो। ठीक है ना? तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। अच्छा क्लास, अब हमारे पास सबसे पहले बात आती है कि एएस लेवल में क्या क्या पेपर्स होते हैं। तो देखो बेटा, ये जो हमारे पास ए लेवल्स होता है, ए लेवल का जो कैम्ब्रिज ए लेवल है, उसका जो कोर्स कोड है वो है 9700। कैम्ब्रिज ए लेवल्स का कोर्स कोड है, जैसे ओ लेवल्स का आपके पास था 5090 और आईजीसीएसई का था 0610। ठीक है। लेकिन दोनों ही आगे जाके ए लेवल्स कर रहे होते हैं, तो ए लेवल्स का सेम ही कोड है भाई, ए लेवल्स का यही पेपर होता है। ठीक है। अब जब आपको ये कोर्स कोड पता लग गया, तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आपको इसकी किसी भी रिसर्च, किसी भी रिसोर्स को सर्च करना है गूगल पे, तो फिर आप सिंपल लिखोगे 9700, आगे लिख दो पास्ट पेपर्स, तो पास्ट पेपर्स को लाएंगे। आगे लिख दो सिलेबस, तो सिलेबस निकल आएगा। ठीक है। सारी सारी रिसोर्सेज आपने इसी नाम से सर्च करनी है। ठीक है। ए लेवल्स में हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, जो कि कलेक्टिवली एक ए लेवल पूरा बना रहे होते हैं। एक होता है ए एस लेवल, और एक होता है A2 लेवल। अच्छा, ए एस और A2 में क्या फर्क है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखो, ए एस लेवल में हमारे पास 3 पेपर्स होते हैं, P1, P2 और P3। और A2 लेवल पे 2 पेपर्स होते हैं, P4 और P5। कलेक्टिवली ये पूरा एक ए लेवल कहलाता है। यानी कि ए एस लेवल में किसी का ए स्टार नहीं आता, किसी की डिस्टिंक्शन नहीं आ सकती। जब वो A2 दे चुका होता है, तो पूरे सब्जेक्ट का कंसोलिडेटेड एक रिजल्ट बनता है, उस पे ए स्टार अवार्ड होता है या डिस्टिंक्शन अवार्ड होता है। यानी बस सिर्फ ए लेवल्स की बेस पे नहीं मिलेगा, ए लेवल्स में आप ए ही ला सकते हो, क्योंकि वो कंप्लीट सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं है ना, कंप्लीट सब्जेक्ट तो इन दोनों का मिला के होता है। ठीक है। जब आप इसकी बुक देखोगे, तो आपके पास बुक में टोटल चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 19 तक है। लेकिन इसके अंदर एएस लेवल में चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 11 है, और A2 लेवल में चैप्टर नंबर 12 से लेके चैप्टर नंबर 19 तक है। A2 लेवल में सिर्फ 8 चैप्टर्स हैं। और अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था कि A2 लेवल में सिलेबस कंप्लीट होने में टाइम ज्यादा लगता है। उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर आपको याद हो, अब देखो, जो बच्चे मुझसे लास्ट ईयर जिन्होंने पढ़ा है, मैं उनसे अभी बस एक छोटी सी बात ही कहूंगा, कि लास्ट ईयर जो हमने पढ़ा था, सबसे बड़ा चैप्टर था कोऑर्डिनेशन का। सबसे बड़ा चैप्टर कोऑर्डिनेशन था। ठीक है ना? कोऑर्डिनेशन चैप्टर के जो लेक्चर्स थे, जो पेजेस थे ना, नंबर ऑफ पेजेस उस पूरे चैप्टर के अंदर, पूरा स्टार्ट से एंड तक, वो 27 पेजेस बन रहे थे। ठीक है ना? ए लेवल्स के अंदर हर एक चैप्टर के जो लेक्चर्स होते हैं, वो 50-60 पेजेस के होते हैं। A2 लेवल के, सॉरी, A2 लेवल में 8 चैप्टर्स हैं, लेकिन उनकी डेप्थ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन लेकिन अब आप चेक करें, ये देखो, ये अजीब सी हरकत है इनकी, कैम्ब्रिज वालों की। आपको पता है, पूरे ए लेवल्स के सिलेबस में, पूरे 19 चैप्टर्स के अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, कोई प्रोसेस ऑफ डाइजेशन नहीं है, कोई रिप्रोडक्शन नहीं है। ठीक है। बहुत सारी चीजें मिसिंग भी है। तो बस जो है वही कर लो भाई। वही कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। मुझे आपको थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में बताना है। भाई देखो, हमारा फोकस इस वक्त जो है ना, ऑब्वियसली हमारा फोकस जो है वो इसके ऊपर है ना, हम तो सारी बात इसकी कर रहे हैं। आप इसमें इंशाल्लाह अपीयर हो जाते हो, इसमें अच्छा ग्रेड सिक्योर हो जाता है, फिर A2 लेवल आता है। तो A2 लेवल नॉर्मली मैं बच्चों को, अभी आपसे पहले मेरी A2 लेवल की क्लास हो रही थी, तो मैंने बच्चों को ये बात बोली, मैंने कहा भाई देखो, जो कमियां आपकी ओ लेवल्स में और एएस में रह गई है ना, अब वो आपने पूरी करनी है। और ये लेवल भी आसान नहीं है। लेकिन जब ये मुश्किल है, A2 लेवल अगर मुश्किल है, तो ये अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि मेजोरिटी बच्चे इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते।
तो अगर आपने कर लिया तो फिर आप सबको बीट कर दोगे, समझ में आ रही बात? तो ये काइंड ऑफ एक अपॉर्चुनिटी भी है अगर आप इसको पॉजिटिवली सोचो। बस सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि यार आपने पहले वीक से मेहनत करना स्टार्ट करनी है। जिसने जितना जल्दी जाग गया, जो जितना जल्दी जागे, नॉर्मली बच्चे जागते हैं ओ लेवल्स के अंदर जनवरी में, और ए लेवल्स के अंदर दिसंबर में जाग जाते हैं। एएस के अंदर दिसंबर में होश आ जाता है कि यार आधा सिलेबस गुजर गया, मिड टर्म होने वाला है और अभी तक हमें कुछ भी नहीं किया हुआ। भाई जितना जल्दी आंखें खोल लोगे उतना जल्दी तैयारी स्टार्ट कर दोगे और उतना जल्दी कवर हो जाएगा। बस ये रूल है, जितना जल्दी कर ले जो बच्चा। और फिर ये एथिकली देखो तो फिर वो बच्चा डिजर्व भी ज्यादा करता है जिसने ज्यादा मेहनत की है। अब पेरेंट्स तो ये कहते हैं कि भाई हमारे बच्चों ने पूरी पूरी रात जाग के पढ़ा था, कैम्ब्रिज वालों ने कुछ किया होगा ये वो। भाई कैम्ब्रिज पिछले 2 सालों से ना चेक पेपर्स स्कूल्स को और बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है। चेक पेपर्स प्रोवाइड कर रहा है वो। थोड़ा सा उसको प्राइवेट कैंडिडेट्स को अलग से पे करना पड़ता है शायद, लेकिन स्कूल वालों को तो फ्री में मिल रहा है। ठीक है, प्राइवेट को नहीं मिलता। तो भाई आप उनको क्लेम कर ही नहीं सकते कि आपने मार्क्स का काटा है हमारे। वो आपको दिखा देंगे भाई ये किया आपके बच्चे ने। तो पहले ना ऐसा बड़ा होता था कि कैम्ब्रिज पे बड़े एलिगेशंस लगते थे कि गलत चेकिंग कर रहे हैं और इसमें जो है ना वो ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने कहा अच्छा। अब देखो उन्होंने पेपर चेक करके देना शुरू कर दिया। वो सारे बच्चे हमारा तो इतना अच्छा पेपर हुआ था, मैंने तो यही लिखा था आंसर के अंदर। ओहो अच्छा सॉरी गलती हो गई, ये हो रहा है। तो अब आप जो है ना झूठ नहीं बोल सकते, अब आपको परफॉर्म करके दिखाना है। ठीक है। देखो नॉर्मली ए लेवल्स में जो बच्चा बायोलॉजी चूज करता है वो बच्चा होता है जिसको बायोलॉजी में इंटरेस्ट ऑलरेडी होता है और वो चूज करता है। देखो ए लेवल्स के लिए जरूरी है कि आप वो सब्जेक्ट चूज करो जो कि आपको पसंद हो, क्योंकि उसकी फिर बुरी चीजों को भी आप बर्दाश्त कर सकोगे। इसी को तो मोहब्बत कहते हैं भाई। अब यार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? हाँ कर रहा हूँ सही। तो बात यह है कि आपने सब्जेक्ट से मोहब्बत करनी है, इसकी बुरी चीजों को भी बर्दाश्त करना है। और अच्छी चीजें तो सब एंजॉय करते ही हैं। एंजाइम्स सब एंजॉय करते हैं, ठीक है, सेल्स सब एंजॉय करते हैं। तो भाई फिर आगे की चीजें भी देखना इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर चैप्टर्स की डिटेल्स क्या है वो भी बताऊंगा, और जरा पेपर पैटर्न पहले बता दूं आपको। पेपर पैटर्न का सीन इस तरह से है कि हमारे पास पेपर 1 होता है एमसीक्यूज। टोटल 40 एमसीक्यूज होंगे, यानी कि 40 मार्क्स का। और इसकी ड्यूरेशन होती है, ओ लेवल्स में था 1 घंटा, आईजीसीएसई में था 45 मिनट्स, और एएस लेवल में है 1 आवर 15 मिनट्स। तो आप इससे अंदाजा लगा लें क्या होने वाला है। खैर मैं आपको इसके भी बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन मुश्किल होते हैं। 40 में से 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं नॉर्मली जिनमें बच्चे के दिल चाहता है कि बाल नोच लो, ऐसे होता है 2 क्वेश्चंस। बाकी के 38 बहुत हलवा क्वेश्चन होता है, आराम से हो जाता है। 38 तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चन बच्चे का मोराल ऐसा डाउन करते हैं कि वो 5-6 क्वेश्चन खुद ही से गलत कर देता है सही है। उनको पहचानना आना चाहिए, तो ये हम सीखेंगे जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। नॉट नेसेसरली, वो ह्यूमन हार्ट की डिटेल्स होंगी, लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं ना कि आप कंफ्यूज रहो। आप देखोगे तो पता लगेगा भाई, ऐसे तो कहना मुश्किल है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम तो चैप्टर वाइज चल रहे होंगे ना बेटा, तो हम टॉपिकल क्वेश्चंस के अंदर वो वाले क्वेश्चन जो उस चैप्टर के मुश्किल वाले होंगे वो इंक्लूडेड होंगे। तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि यार ये क्वेश्चन उस साल का यकीनन ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें सर ने बताया था कि बच्चा फंसता है। ठीक है ना। अच्छा, फिर आ जाओ। पेपर 2। पेपर 2 होता है बेटा थ्योरी। ये होता है 60 मार्क्स का, और इसके लिए भी जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 1 आवर 15 मिनट्स। ये आसान पेपर होता है थ्योरी का पेपर, वाकई में आप यकीन करो बहुत आसान पेपर होता है। हर बच्चा थ्योरी में बहुत इजीली 50+ स्कोर कर रहा होता है आराम से, कोई मसला नहीं है। थ्रेशोल्ड जो बढ़ता है ना, थ्रेशोल्ड जो कम होता है ना, लो जो होता है, वो एमसीक्यूज की वजह से होता है। ठीक है। तीसरा एक और पेपर बताया मैंने आपको, और वो था पेपर 3। प्रैक्टिकल 3 होता है, पेपर 3 होता है बेटा एडवांस्ड प्रैक्टिकल स्किल्स। यस। ओ लेवल्स में तो बेटा एटीपी करके बच गए, लेकिन एएस लेवल में आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है। ये पेपर होता है आपका
40 मार्क्स का, और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। पिछले 3 सालों से मैं कराची में रहता हूँ, मतलब कराची में तो रहते हूँ। पिछले 3 सालों से मैं एक कराची का बड़ा मशहूर कॉलेज है, सीडर कॉलेज, वहां पे प्रैक्टिकल सुपरवाइज कर रहा हूँ। सुपरविजन में कुछ नहीं करना होता, बस आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है उन गिवन कंडीशंस के अंदर, जिसमें स्टूडेंट्स को भी उसी में बिठाया हुआ होता है, स्टूडेंट्स भी वही प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, सुपरवाइजर अलग से रूम में बैठ के वो प्रैक्टिकल कर रहा होता है। बस फर्क ये होता है कि सुपरवाइजर चाय भी पी रहा होता है, साथ साथ स्टूडेंट बेचारे परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो सुपरवाइजर प्रैक्टिकल परफॉर्म करके अपने रिजल्ट्स निकालता है, बच्चों के रिजल्ट्स क्योंकि वही कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उन बच्चों की चेकिंग होती है। क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है कि यही रिजल्ट आएगा, उन कंडीशंस के अंदर ये बात भी मैटर करती है कि कभी कभी हमें एसी ऑफ करना पड़ता है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है इसका, टेम्परेचर ज्यादा लो हो गया है। सुपरवाइजर रिपोर्ट जो बनती है उसके अंदर हमें उस रूम का टेम्परेचर लिखना होता है। ठीक है, इतनी सी चीजें मैटर करती हैं, आप सोचें। लेकिन ये बहुत मजे का प्रैक्टिकल होता है। इसमें दो दो क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको जब वक्त आएगा तो बताऊंगा। देखो, प्रैक्टिकल में आपको ऑनलाइन परफॉर्म तो नहीं करा सकता, लेकिन ये कि इसी साल मेरा एक कॉलेज में अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वहां पे मुझे प्रैक्टिकल्स की भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं और थ्योरी की भी दी गई हैं। लास्ट ईयर हमारे पास जो हमना मुजफ्फर थी, एक बच्ची क्लास में, तो वो अभी उसी कॉलेज में आई है मेरे पास, तो यूजर कॉलेज। तो खैर, अब द थिंग इज के प्रैक्टिकल में मैं एक काम करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कोई वीडियोस वगैरह उसकी बना लूँ ना, ताकि फिर मैं आपसे शेयर कर लूँ। लेकिन ये कि प्रैक्टिकल परफॉर्म जब तक नहीं करोगे तब तक जो है वो नहीं आएगा करना। तो इसके लिए हानिया, आपके लिए भी और बाकी दोनों बच्चों के लिए भी मैं ये कहूंगा कि आपको प्रैक्टिकल्स की परफॉर्मेंस के लिए कहीं पे ज्वाइन करके परफॉर्म करना होगा। मैं यहाँ पे आपको वर्बली जितना भी गाइड कर लूँ, जब तक आप उसको फिजिकली परफॉर्म नहीं करोगे ना, तब तक वो बात नहीं आएगी। उसमें ये होता है कि आपको किसी बीकर में से बाय द हेल्प ऑफ अ सिरिंज इंजेक्शन की नीडल को रिमूव कर देते हैं, सिरिंज की मदद से स्पेसिफिक वॉल्यूम किसी लिक्विड का निकालना होता है, कभी उसमें पेपेट का ड्रॉपर यूज करना होता है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि आपके हाथों पे ना सेट होनी चाहिए, और ये सिर्फ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस से ही हो पाता है। तो प्रैक्टिकल्स की जहाँ पे भी तैयारी कराई जा रही होती है, अभी तो नहीं, तकरीबन आप समझते हैं दिसंबर जनवरी में मुख्तलिफ जगहों पे प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जहाँ पे भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, आप वहाँ पे जाके एनरोल हो और वहाँ पे प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करना। बाकी जितनी उसकी लिखने वाली डिटेल्स की हेल्प चाहिए ना, वो मैं आपको पूरा इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा, उससे मसला नहीं होगा। लेकिन ये वाली चीज जो होगी ना, जो परफॉर्मेंस बेस्ड है, वो आपको आनी चाहिए। उसमें पीसेस कट करने होते हैं, कट स्पेसिफिक लेंथ और साइज के करने होते हैं, वो कैसे मेजर करना है, मैं जितना भी आपको वर्बली समझा दूं, प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चंस होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन जो होता है परफॉर्मेंस का होता है, दूसरा क्वेश्चन माइक्रोस्कोप का होता है। माइक्रोस्कोप की पूरी आपको हैंडलिंग आनी चाहिए। वैसे तो स्लाइड सेट हुई होती है, उसकी प्लान डायग्राम्स वगैरह बनती हैं। दो डायग्राम्स होती हैं, एक प्लान डायग्राम होती है और एक सेल्स की पूरी डायग्राम होती है। तो दो डायग्राम्स आपको माइक्रोस्कोप में से देख के बनानी होती हैं, और वो कैम्ब्रिज की ही दी हुई स्लाइड्स होती हैं, जिसको आपने ऑब्जर्व करना होता है। तो कैम्ब्रिज को एक्जैक्टली पता होता है उन्होंने साइड में क्या दिया है। फिर वो एक स्पेसिफिक पोर्शन बताते हैं कि आपकी जो स्लाइड है वो समवॉट इस शेप की है, आपने इस स्पेसिफिक पार्ट फ्रॉम दैट स्लाइड को ड्रॉ करना है। तो आप उस स्पेसिफिक पार्ट को जूम इन करके देखते हो, माइक्रोस्कोप की हैंडलिंग करके आगे पीछे करके, और फिर उसी को ड्रॉ करते हो। तो ये इसके अंदर चीजें होती हैं। बड़ी मजे की टेक्निकल, मतलब आप करोगे तो फिर मजा आएगा इसके अंदर, ऑनेस्टली मजे की चीज है। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास पेपर की डिटेल्स। इसके अंदर आपको पता लग गया कि भाई थ्योरी तो बहुत ईजी है। थ्योरी में बस इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि आपके ओ लेवल्स के अंदर ना, ये होता है कि थोड़ा सा अगर वेग आंसर होगा ना, लेकिन वो क्लियर है, समझा रहा है पॉइंट को, तो फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन एएस लेवल में और ए टू लेवल में थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, कि वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होते हैं स्पेसिफिक फ्रेजेस और टर्म्स के ऊपर, कि यार ये आंसर में जरूर होने चाहिए। और ये विद प्रैक्टिस आपकी चीजें और क्लियर होते चले जाएंगी। ठीक हो गया। हर असाइनमेंट जो आप सॉल्व करोगे, उसकी मार्किंग स्कीम भी आपसे शेयर की जाएगी, और आफ्टर योर सबमिशन ऑब्वियसली, और फिर उसको हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक बात तो हमारी ये हो गई ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैं जरा आपको चैप्टर्स की लिस्ट दिखा दूं कि वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। एक सेकंड, मैं शेयर कर रहा हूँ। ये हैं वो चैप्टर्स, लेकिन मैं उसी फाइल में शेयर कर देता हूँ ताकि आपको भी आसानी हो।
और एक क्लास जरा इन चैप्टर्स को देखो। कोई एक भी नाम ऐसा है जो आपने जिंदगी में कभी नहीं सुना? सेल स्ट्रक्चर सबने सुना हुआ है। इनकी डिटेल्स डिफरेंट होंगी ऑब्वियसली, लेकिन आप देखें ये फेमिलियर हो आप इन नामों से, क्योंकि ये आपके ओ लेवल्स में कराए हुए चैप्टर्स की थोड़ी सी एक्सटेंशन है। अब आप देखें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियसली पढ़ा हुआ है। अब इसके अंदर जो डिटेल्स आएंगी ना, वो पता है कौन सी आएंगी? इसके अंदर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना होगा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखना होगा, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, देखना होगा। अब जिनके पास, जिन्होंने ओ लेवल्स में, मैंने क्योंकि आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर वगैरह पूरा बनवाया था, कंडेंसेशन हाइड्रोलिसिस पूरा करके दिखाया था, तो अगर किसी के पास वो फाइल्स हैं तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पे मैं दोबारा सिखाऊंगा सब ना। एंजाइम्स नाम सुना हुआ है सबने। अब यहाँ पे थोड़ी सी उसकी और एडवांस डिटेल्स आ जाएंगी। सेल मेम्ब्रेन्स एंड ट्रांसपोर्ट, ये डिफ्यूजन ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। माइटोटिक साइकिल, माइटोसिस, सेल डिवीजन नाम सुना हुआ है। इसमें कैंसर का भी टॉपिक आएगा थोड़ा सा। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस। आपको कुछ याद आ रहा है? मैं नाम ले रहा हूँ, देखो याद आना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, याद आ रहा है? अलवीना, जारा, हाँ ना? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन याद आ रहा है? कौन यार, हानिया तुम नहीं करो यार। अहमद को याद आ गया? सर याद आ रहा है। हाँ नहीं, मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बेफिक्र रहो, बस यस और नो बोला है। अलवीना और जारा, आप भी तो कुछ बोले। जी सर। अलवीना, यस सर। बेटा कुछ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के नाम याद आ रहे हैं? इस तरह से कुछ सुना सुना लग रहा है। यस सर। ठीक है, और जारा आप नहीं बोली, हम नाराज तो नहीं है? नो सर, अच्छा, मतलब अ, आप जो है वो चाहो तो चैट पे मैसेज कर सकते हो, फिर इज कन्वीनियंट फॉर यू, अगर आप जो है वो अनम्यूट होकर बोलना चाहो तो भी मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्लास में पार्टिसिपेट करना होगा बेटा, ये बड़ा जरूरी है। मैं क्लास में बच्चों की लड़ आता है मुझे ना ये काम करने में। अभी तो बच्चे कम है, अभी और बच्चे भी होंगे तो मजा आएगा। अब देखो, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर वही डीएनए टू प्रोटीन और सारे उसके कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जाइलम फ्लोएम वाला कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को? ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स, हार्ट, कार्डियक साइकिल, ब्लड प्रेशर, ये वो, ठीक है। इसमें क्लॉटिंग नहीं है। हमारे पास पहले क्लॉटिंग भी था ना, फिब्रिनोजन वाला। मैमल्स, नहीं नहीं, ये ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स है। और इसमें फिशेस भी है, हालांकि फिर भी मैमल्स भी दिया हुआ है। लेकिन खैर ये ह्यूमन ट्रांसपोर्ट है मेनली ना। इसके अंदर भी एक एडवांस कॉन्सेप्ट आएगा, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट वाला आएगा, वो बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे पास है गैस एक्सचेंज, ये वही रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन अब आप देखें फर्क। आपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिटेल थोड़ी बहुत तो पढ़ी हुई है यहाँ पे, और ऑब्वियसली इसकी डिटेल थोड़ी ज्यादा आएंगी, लेकिन इसमें ब्रीदिंग मैकेनिज्म नहीं है। वो नहीं था डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स वगैरह, वो वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आता है इन्फेक्शियस डिजीजेस, ये वही पैथोजेनिक डिजीज, ट्रांसमिशन वगैरह, मलेरिया, कॉलेरा। इसके अंदर और भी कुछ बीमारियां आएंगी, अब इसके अंदर सी बात है, बड़े हो गए और चीजें ही पढ़ोगे। और लास्ट में है इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम की डिटेल्स है। ये हमारा सिलेबस है पूरा, जो कि हमें इस साल एक्चुअली पढ़ना है। मूविंग ऑन। अब मैंने क्या किया, मैंने इस टॉपिक, इस पूरे सिलेबस को ना मंथ्स में डिवाइड कर दिया। देखो बेटा, मई जून में अपियर होना है, मैं भगाऊंगा नहीं, मैं भगाऊंगा नहीं। मैं आपको इस फेस पे पढ़ाऊंगा कि आपको सब चीजें समझ में भी आ जाए, और इन टाइम हम चीजों को कंप्लीट करके उनकी प्रैक्टिस भी कर सकें, ठीक है। हाँ, ये होगा कि असाइनमेंट्स जो है वो आप लोगों ने पहले खुद सॉल्व करने होंगे। लेक्चर के दौरान जो जो क्वेश्चन आते रहेंगे वो मैं आपसे शेयर करते रहूंगा, वो मैं डिस्कस करते रहूंगा, उनको सॉल्व करते रहेंगे, ठीक हो गया। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वो फाइल जिसके अंदर मैंने इन सबको मंथ्स में डिवाइड किया हुआ है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि द एंड ऑफ जुलाई विल मार्क द डेडलाइन फॉर द completion of this and so on। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होके चलेंगे, ज्यादा मजा आएगा ना यार। ऑलराइट, सो देयर यू गो। जुलाई के मंथ में हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और पूरा मंथ इसी को पढ़ने में लगेगा। ये चैप्टर छोटा नहीं है भाई। अब आपने नए नए ऑर्गेनल्स के नाम पढ़ने हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े थे। एक नाम था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
जो कि शायद मैंने सिर्फ लिया होगा नाम, लेकिन एक ही इसकी डिटेल्स डिस्कस नहीं की थी, अब करनी है। उसके अलावा और भी बहुत सारे नाम, न्यूक्लियस से जो अटैच्ड होता है, राइबोसोम से अटैच्ड होते हैं, बिल्कुल सही। ओए होए अहमद भाई, बड़ा। ठीक है। इनकी डिटेल्स थोड़ी ऑब्वियसली ज्यादा है, बड़े हो गए तो बड़ी आगे की चीजें पढ़ोगे बेटा। ठीक है। फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये भी छोटा चैप्टर नहीं है, इसमें सिर्फ फूड टेस्ट और बच्चों वाली बातें नहीं है, इसके अंदर एडवांस चीजें भी हैं। ठीक है, तो उसको भी पढ़ेंगे, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज का भी ख्याल, एक और चीज का ख्याल रखना बेटा, देखो ए लेवल्स में ना इंफॉर्मेशन ज्यादा है। जब इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है ना, तो उसको याद रखना और फिर ना भूलना एक मुश्किल काम होता है। उसका तरीका फिर क्या होता है, उसका तरीके दो होते हैं। एक तो ये कि जो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा उसके थ्रू आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे। रिपीट से मतलब उनके क्वेश्चन की वर्डिंग डिफरेंट होगी, लेकिन आंसर वही होगा जो आपने 3 पेज पहले सॉल्व किया हुआ होगा। ठीक है। तो इस तरह रेपिटेशन से वो चीजें याद होती हैं। प्लस ये कि आप उसको टेस्ट से पहले रिवाइज भी कर लोगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी चैप्टर आपका एक टेस्ट होगा। मंथ में एक टेस्ट लाजमी होता ही है हमारा। ठीक है। तो सेल स्ट्रक्चर का टेस्ट यकीनन हमारे पास फिर अगस्त में होगा। ठीक है। उससे पहले आई मेक श्योर कि आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका हो, ताकि फिर आप उसके टेस्ट में आराम से अपीयर हो सको। ठीक है ना। उसके बाद सितंबर के मंथ में एंजाइम्स और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है। ये थोड़े छोटे चैप्टर्स हैं, इसलिए मैंने दो रखे हुए। तो उस टाइम तक हमारा पेस, हमारा मोमेंटम इतना बन चुका होता है कि फिर हम स्पीड बढ़ा चुके होते हैं ना अपनी, आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी सेट हो चुकी होगी, आपको मेरी बातें बहुत सारी समझ में आराम से आने लग जाएंगी। तो फिर हम स्पीड अप भी कर सकते हैं। जब तक सेटल नहीं हो जाता मामला, तब तक स्पीड नहीं बढ़ा सकते। अब जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े हुए ऑब्वियसली, उन बच्चों को तो मेरी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी, एज कम्पेयर टू द बंस जिनके जो भी पहली बार मुझसे सुन रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। ठीक है। तो उनको थोड़ा सा जो है इसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो फिर उनको टाइम देना चाहिए इतना। तो भाई जुलाई अगस्त का टाइम है, सेटल हो जाओ मुझसे। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास माइटोटिक साइकिल एंड मेमोरी, प्रोटीन सिंथेसिस। यार ये टॉपिक्स थोड़े से डिटेल्ड हैं, लेकिन ये कि सितंबर तक हमारा मोमेंटम ऐसा भरपूर हो चुका होता है कि हम फुल पेस पे फोर्थ गियर पे पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। तो ये साथ साथ दोनों कवर हो सकते हैं। नवंबर के मंथ में फिर मैंने एक चैप्टर इसलिए रखा है कि अगर प्रोटीन सिंथेसिस का कुछ पार्ट रह भी जाता है इस चैप्टर का, तो वो फिर नवंबर में हम कंटिन्यू करके ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स के साथ कर सकते हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस, ये चैप्टर बड़ा नहीं है, इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये कि इसके क्वेश्चंस भी कम आते हैं, वेटेज भी कम है। इसके मुकाबले में इसका वेटेज ज्यादा है। ठीक है। तो दिसंबर के मंथ में ये करके हम प्रैक्टिस करेंगे और हमारा हो जाएगा मिड टर्म एग्जाम। मिड टर्म एग्जाम में ऑब्वियसली फिर आपके ये चैप्टर्स इंक्लूड होंगे। 10 चैप्टर्स नहीं है भाई, बीच में से छोड़ छोड़ के किए हैं। चैप्टर 1 2 3 4 5 6, फिर 7 चैप्टर, ये 8 चैप्टर, 8 चैप्टर्स का मिला के आपका मिड टर्म एग्जाम हो जाएगा। फिर अगले जो पार्ट है फाइनल टर्म के लिए, मैंने रखे सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं आपके पास है। इम्यूनिटी है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है, जो कि थोड़ा सा जनवरी में होगा, थोड़ा सा फेब में होगा। और फेब के मंथ में ही गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज बहुत छोटा सा चैप्टर है। गैस एक्सचेंज बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ स्ट्रक्चरल डिटेल्स है हमारे पास, फंक्शनल डिटेल्स कोई है नहीं। फंक्शनल डिटेल से मतलब होता है ब्रीदिंग मैकेनिज्म, वो है ही नहीं। ठीक है। पहले हमारे सिलेबस में गैस एक्सचेंज के चैप्टर में लंग्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी थे, फिर वो हटा दिए। अब हटा दिए तो क्यों करें भाई। सही है। तो ये हमारे पास सिलेबस की प्रोग्रेस होगी जिसको हमें फॉलो करना है। अब मैं आपको एक टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है। आज हमारा अब चैप्टर स्टार्ट नहीं करा रहा, मैं एक टॉपिक आपको बता रहा हूँ। जो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा सेल स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली जो मैं टॉपिक अभी पढ़ाऊंगा वो इसी से रिलेटेड पढ़ाऊंगा। जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्राइमरीली उसका रीजन ये है कि आप मुझे इस बात पे देख सको, आप अपनी इस चीज को वैल्यूएट कर सको कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ जाएंगी तो वो टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा, और फिर जो मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा वो आप सॉल्व करने के काबिल होगे। ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रही होंगी तो भी पता लग जाएगा। ठीक है। अब इस टॉपिक के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है जो मैं आप बताने वाला हूँ। ठीक है। पहली चीज, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, नहीं है तो मोबाइल फोन होना चाहिए, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन करनी होगी। दूसरी बात, आपके पास लिखने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और तीसरी बात, आपकी पूरी अटेंशन यहाँ पे होनी चाहिए। प्लस आपको आंसर देने के लिए भी रेडी बैठना है, चैट पे आंसर करना है। ठीक है। कोशिश करिएगा कि अनम्यूट होकर आंसर नहीं करें, चैट में आंसर करें, ताकि मेरे पास लिखा हो जाए किसने आंसर किया और कौन खामोशी से बैठा सो रहा है, पॉपकॉर्न खा रहा है, क्या कर रहा है। ओके। ओके। तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है, ये बात मैं आपको दोबारा भी बताऊंगा पूरे चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास सेल स्ट्रक्चर ना। इसके अंदर टोटल 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है माइक्रोस्कोप्स, दूसरा पार्ट है माइक्रोमेट्री, और तीसरा पार्ट है सेल्स। जो सेल्स वाला पार्ट है, इस सेल्स वाले पार्ट में फर्दर 3 चीजें आती हैं। इसमें आते हैं यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर,
प्रोकैरियोट वायरस। ठीक है। अब ऑब्वियसली मैं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इन चीजों की जो बातें करूंगा वो यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर में आते हैं। आई एम श्योर आपने नाम पहले सुने हैं, बेशक अभी याद ना भी हो, जब टॉपिक आके तो मैं डिटेल्स बताऊंगा आपको। उसके अलावा प्रोकैरियोट बैक्टीरिया होता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और फिर लास्टली वायरस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर ये सबसे बड़ा पार्ट है, इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा पार्ट यही है। बाकी सारे पार्ट्स थोड़े छोटे छोटे सही हैं, तो हम जो बड़ा पार्ट है उसको टाइम ज्यादा देंगे ऑब्वियसली, और वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होगा चीजें ना। खैर, मैं जो आपको अभी कराने वाला हूँ सिर्फ एज अ डेमोन्स्ट्रेशन कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो इससे रिलेटेड है। क्या फर्क है माइक्रोस्कोपी और माइक्रोमेट्री में? माइक्रोमेट्री के अंदर हम माइक्रोस्कोप से रिलेटेड कैलकुलेशंस करते हैं। अगर आपको याद हो, हमारे पास ओ लेवल्स के अंदर भी जो फर्स्ट चैप्टर सेल्स वाला होता है, मैं उसको सेकंड चैप्टर में पढ़ाता हूँ वैसे, वो उसके अंदर भी माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट है, तो मैं अभी आपको वही रिकॉल कराऊंगा। ठीक है। अगर वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि वो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो आप इस बात को भी आसानी से जज कर सकोगे कि मैं सही से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ आपको, या फिर आपको मेरी बात सही से क्लिक कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है। तो ये एक बेहतर तरीका, एक ऑनेस्ट तरीका है, जिसके थ्रू आप इवेलुएट कर सकते हो कि आपको मेरी बात ठीक से समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ऑलराइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है हमारे पास माइक्रोस्कोप से। क्या फर्क है ओ लेवल्स वाले माइक्रोस्कोप के टॉपिक में और ए लेवल्स वाले में? तो भाई एक छोटा सा फर्क यह है कि ओ लेवल्स के अंदर आपके पास होता है लाइट माइक्रोस्कोप, ए लेवल्स में आपके पास होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। दोनों में पता लग रहा है आपको फर्क क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको सेल मेम्ब्रेन में मौजूद फैट्स नजर आते हैं, सेल मेम्ब्रेन फैट से बनी हुई है, उसमें नजर आते हैं वो फैट्स, प्रोटीन्स नजर आते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में सेल मेम्ब्रेन तक नजर नहीं आती। और आप ये पढ़ोगे कि आपको लाइट माइक्रोस्कोप में सेल मेम्ब्रेन नजर क्यों नहीं आती। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत एडवांस डिटेल्स बताता है, अंदर की एक एक चीज खोल के दिखा देता है। ठीक है। अब उसमें क्या फर्क है, इसमें क्या और इसका कंपैरिजन क्या है लाइट माइक्रोस्कोप से, दोनों चीजों के बारे में हमें माइक्रोस्कोप्स के पार्ट में पढ़ना है। माइक्रोस्कोप वाला पार्ट थियोरेटिकल पार्ट है। माइक्रोमेट्री में हमें उसकी कुछ कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है। अब वो कैलकुलेशन कैसे होंगे वो भी आपको बताएंगे। जो कैलकुलेशन हमारे पास सिलेबस में है, वो कैलकुलेशन थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, तो वो उसी वक्त करा सकूंगा जब टॉपिक हमारे पास आएगा। अब जो बेसिक कैलकुलेशन है पहले मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है। रिवीजन तो मैं इसका भी कराऊंगा, लेकिन अभी पहले जरा इसको बेसिक्स को हम रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे होता है। वही वाला। तो देखो बेटा, सिंपल सी बात यह है कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए दो स्टेप्स होते हैं हमारे पास। जो पहला स्टेप होता है वो होता है, तुम बता क्यों नहीं रहे लड़के? छोटा नजर आ रहा है, अब सही है? हाँ, पहले बता दे। पहला जो इसका स्टेप होता है वो होता है यूनिट कन्वर्जन। जो दूसरा स्टेप होता है वो फॉर्मूला कैलकुलेशन का होता है। ठीक है। यूनिट कन्वर्जन हमारे पास मुख्तलिफ तरह की हो सकती है, आपको मालूम है। ईयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू मंथ्स, मंथ्स टू वीक्स, वीक्स टू डेज, डेज टू आवर्स, आवर्स टू मिनट्स, मिनट्स टू सेकंड्स। बहुत सारी कन्वर्जन है। मास की भी कन्वर्जन हो सकती है, प्रेशर की भी कन्वर्जन हो सकती है। प्रेशर के कितने सारे यूनिट्स है भाई? प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल्स, एटीएम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टॉर, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, पीएसआई पर स्क्वायर इंच। बहुत सारे यूनिट्स हैं प्रेशर के। ठीक है। तो ये सब इंटर कन्वर्टेबल है। लेंथ के भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। इंचेस होता है, फीट होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर, मिलीमीटर, ये वो है ना। अब हमारे पास यूनिट कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ किस चीज की है बेटा? सिर्फ और सिर्फ लेंथ की है। क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट का अगर आपको साइज निकालना है तो लेंथ तो उसके अंदर आएगी ना भाई। अगर फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है तो लेंथ और width, उसकी विड्थ निकालोगे। सर्कल है तो रेडियस निकालोगे, डायमीटर निकालोगे, ऐसे होता है ना। तो लेंथ ही ये सारी चीजें। अब लेंथ की हमारे पास ओ लेवल्स में तो 3 यूनिट्स है, ए लेवल्स में 4 यूनिट्स। तो कोई बात नहीं, पहले रिलैक्स हो। देखो, अपने आप को ओपन रखना, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको रिसीव करना है आपने। अब आप ओ लेवल से ए लेवल्स में आ गए हो तो फिर नई चीजें तो सीखने को मिलेंगी ना भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इफ यू हैव समथिंग टू राइट डाउन यू कैन कॉपी इट डाउन, हमारे पास थोड़ा सा टाइम तो है। और फिर ये कि अगर नहीं लिखना तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, कोई बात नहीं। ये पीडीएफ वैसे भी मैं अपलोड करूंगा, परेशान नहीं हो। ठीक है। 4 यूनिट्स हैं जिनको आपने यहाँ पे कंपेयर करना है। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये क्या था भाई? ये क्या था? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, थैंक यू हानिया, माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर है, ये यू बनाते हैं थोड़ा सा, बस उसकी लाइन खींच देते हैं, पहले ऐसे बनता है माइक्रोमीटर। ठीक है।
और इसके बाद एक और है भाई, उसे बोलते हैं नैनोमीटर। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है। अब इन्हीं यूनिट्स की आपस में कन्वर्जन करनी है। अब वो कैसे कन्वर्जन होती है, तो उसका एक बेसिक रूल है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके। इट स्टार्ट्स विद के जब भी कभी आप एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हो, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने का मतलब ये है कि आपको कोई वैल्यू दी हुई है जो कि छोटे यूनिट्स में गिवन है, और आपसे कहा जाए कि ये वैल्यू बताओ बड़े यूनिट में कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई वैल्यू माइक्रोमीटर में दी हुई है और आपसे कहा जाए बताओ ये सेंटीमीटर में कितनी वैल्यू के बराबर है। 250 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर्स। ये मतलब है छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने का। ठीक है। जब भी आप कभी किसी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हो, आप हमेशा करते हो डिवाइड। और अगर आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आओगे तो आप डिवाइड को ऑपोजिट करोगे। डिवाइड का ऑपोजिट हमेशा होता है मल्टीप्लाई। लेकिन किस चीज से डिवाइड और किस चीज से मल्टीप्लाई? तो देखो बेटा, इसके अंदर आपने फैक्टर यूज करना है। कौन सा, मैं आपको बता देता हूँ। नैनोमीटर और माइक्रोमीटर के दरमियान फैक्टर होता है 1000 का। माइक्रोमीटर मिलीमीटर के दरमियान फैक्टर होता है 1000 का। मिलीमीटर और सेंटीमीटर के दरमियान फैक्टर होता है 10 का। अब इसको आप अपने पास कॉपी कर लो। ठीक है। और अगर आप कॉपी नहीं करो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ठीक है। क्विकली पहले आपने सॉल्व करके मुझे देना है, डायरेक्टली आंसर बताएंगे। लेकिन एक ही मैसेज में एक ही चैट पे पूरा आंसर बताना है आपने ना, सारे आंसर्स 1 2 3 4 करके ना। तो मैं आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। इन चारों क्वेश्चंस के मुझे आंसर बता देना। ऑलराइट, क्लास क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। जी मैं वो बस लिख रहा हूँ ज़रा। वो वहाँ पहले लिख देता था मैं, तो फिर आप साथ साथ बता दें। एक ही चैट में बताना है अपना आंसर। ओके। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मुझे तो बताना बेटा।
मुझे लग रहा है लास्ट वाले में थोड़ा सा मसला है। अच्छा नहीं, सही है। 47.6, ठीक है। अभी डन गाइस। लो भाई, गर्ल्स पीछे रह गई। ओह, हानिया ने बता दिया भाई। लेकिन लेट्स सी के करेक्ट है नहीं। एनीबॉडी एल्स? अलवीना और सारा, शाबाश। ओके, आई हैव एन आंसर फ्रॉम अलवीना। जारा योर लेफ्ट, शाबाश, जल्दी से बताओ बेटा, टाइम खत्म हो रहा है, फिर अभी आगे भी पढ़ना है। अभी तो मैंने कैलकुलेशन बताई नहीं वो वाली असल में जो मुझे बतानी थी। ठीक है, मेरी बारी। ज़ारा, आई एम सॉरी, हम और वेट नहीं कर सकेंगे बेटा, आपको थोड़ा सा जल्दी करना होगा। सो इट्स सिंपली के अगर 2.5 माइक्रोमीटर है नैनोमीटर्स में जाना है, तो हेयर यू आर माइक्रोमीटर नैनोमीटर, एंड यू आर गोइंग दिस वे। आप मल्टीप्लाई करोगे, 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। समझ में आ रही बात? तो 2.5 इंटू 1000, जो भी आंसर आएगा दैट्स गोइंग टू बी 2500 ऑब्वियसली। ठीक है। उसके बाद आ जाओ नैनोमीटर्स टू मिलीमीटर्स, नैनोमीटर्स टू मिलीमीटर्स। अब आपने जाना है यहाँ पे, तो एक्चुअली आपने डिवाइड करना है दो मरतबा, पहले 1000 से फिर 1000 से डिवाइड करना है। तो सिंपली आप इसको क्या कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 1000 कर लो। ओ सॉरी, ये। ठीक है। तो इसका आंसर फिर आपके पास बहुत छोटा हो जाएगा वैसे तो, हाँ। अगर आप इसको 1000 से डिवाइड करो तो इट विल बिकम 1.35, और अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करो 1000 से तो इट विल बिकम 0.00135। हानिया, ये मुझे लग रहा है गलत हो गया आपसे। दो बार 1000 डिवाइड करना पड़ेगा ना बेटा। आप 1.35 को जरा 1000 से डिवाइड करो, तो ये हो गया एक जीरो, फिर एक और, फिर एक और, दो जीरोस। ठीक है। उसके बाद 1.27 मिलीमीटर टू नैनोमीटर्स, मिलीमीटर्स टू नैनोमीटर्स है, मल्टीप्लाई पे करना पड़ेगा 1000 1000, इट्स गोइंग टू बी 1.27 इंटू 10 to power 6, या फिर आप जीरो लगाना तो लगा दो, 1.27, एक दो तीन। ठीक है। ये भी गलत हो गया। अबे चलो, तो वैसे कैलकुलेशन गलत कर रहा हूं, अभी तो मैंने कुछ सिखाया नहीं है। जारा, वेर आर यू मैन? आपका आंसर तो मिला ही नहीं मुझे जारा। ये नहीं बोलना कैलकुलेटेड नहीं है यार। चलो क्लास आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 है कैलकुलेशंस ऑफ मैग्निफिकेशन। सिंपल सी बात यह है कि देर आर थ्री अल्फाबेट्स जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए, वो एक्चुअली थ्री सिंबल्स है हमारे पास, कौन कौन से? आई होता है इमेज साइज, एम होता है मैग्निफिकेशन, और ए होता है एक्चुअल या फिर रियल साइज। अब अगर आप माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो तो यकीनन एक चीज का एक्चुअल में, रियल में साइज इतना छोटा है कि आपको उसको बड़ा करके देखना पड़ रहा है, और बड़ा करने के बाद उसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो इट मींस हमेशा जो बड़ी लेंथ होगी ना, वो इमेज साइज होती है, और जो छोटी लेंथ होगी वो यकीनन एक्चुअल होगी, जो कि आपको नजर भी ठीक से नहीं आ पाएगी, वो माइक्रोमीटर नैनोमीटर्स में होगी वो लेंथ। फिर आप उसको जूम इन करोगे, मैग्नीफाई करोगे किसी पावर से, तो फिर आपके पास बड़ी इमेज आएगी। ठीक हो गया। तो ये बात अंडरस्टूड है कि एक्चुअल जो जो इमेज साइज होता है वो हमेशा स्मॉलर वैल्यू होती है, उसका यूनिट भी छोटा सा ही होगा। और जो एक्चुअल साइज होता है हमेशा, सॉरी उल्टा बोल दिया, इमेज साइज हमेशा बड़ा होता है, उसकी बड़ा यूनिट होगा हमेशा, जो फिजिकली विजिबल हो, मिलीमीटर्स में होगा या सेंटीमीटर्स में होगा।
और जो एक्चुअल साइज होता है वो हमेशा छोटा होता है, ठीक है। अब यूनिट्स पे मत जाना, बस साइज देखना, साइज का भी अंदाजा होना चाहिए ना आपको। क्योंकि पेपर में कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शंस में सारे ऑप्शंस ही माइक्रोमीटर में गिवन है। अब आपको इमेज साइज निकालना है, तो हमें इमेज साइज तो बड़ा होता है, वो माइक्रोमीटर्स में थोड़ी होगा। लेकिन ऑप्शन में सारे माइक्रोमीटर में, तो फिर बड़ी वैल्यू माइक्रोमीटर में आ जाएगी। सही है ना? तो बेटे, इनको कनेक्ट कैसे करते हैं, सारे आपस में लिंक किस तरह से हैं, तो इसके लिए हम बनाते हैं एक अदर ट्रायंगल। याद आ रहा है ट्रायंगल बेटा? पढ़ा है सबने वो लेवल्स के अंदर? ज़ारा बेटा, यू नॉट रिस्पॉन्डिंग, आई डोंट नो। इज एवरीथिंग ओके? अब इस ट्रायंगल के लिए आपने सिंपल एक काम ही करना है कि आपने इसको बीच में से दो में डिवाइड करना है, और फिर वर्टिकली नीचे वाले को दो में डिवाइड करना है, और फिर यहाँ बीच में से हम इसको इरेज कर देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? यहाँ पे हम लिखेंगे आई एम। आई एम मारूफ रिजवी। आई एम लिखा हुआ है, ठीक है ना? उसके बाद आप ए और एम को कर देंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ साइड पे लिख देंगे डिवाइड। ये पूरा फॉर्मूला हो गया। तीन फॉर्मूला निकलने से, थ्री फॉर्मूला, ठीक है। वो निकलने से पहले ये बात बताना बहुत जरूरी है। यार वी डिड ऑल द क्वेश्चंस, ये वाले सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। सारा, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द इंटरनेट, हर जगह पे ये मसला हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑलवेज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमेशा कैलकुलेशंस करने से पहले आपको यूनिट सेम करने हैं। यूनिट सेम किए बगैर आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, ठीक है। वो जो यूनिट कन्वर्जन सिखाई थी वो इसलिए सिखाई थी ताकि आप जो है वो कैलकुलेशन कर सको, ठीक है। अब ऐसे एक ट्राइंगल से आप तीन फॉर्मूला डिटरमिन कर सकते हो। वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्विकली। एक ये फॉर्मूला निकल रहा है यहाँ पे क्लियर कट। अगर आपको आई मालूम करना है तो ए मल्टीप्लाई बाय एम, ये हो गया आई। अगर आपको ए मालूम करना है तो ए आई अपॉन एम। और अगर आपको एम मालूम करना है तो आई अपॉन ए। ठीक हो गया? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कोट कर रहा हूँ। बस इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बता दो फिर छुट्टी। ठीक है, 2 मिनट रह गए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। मिस शाफिया, कैन यू डू दिस क्वेश्चन? रॉन्ग। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, थर्ड पॉइंट हमने ठीक से पढ़ा नहीं। एक मार्क डिडक्ट हो जाएगा आपका, आई एम सो सॉरी। वर्किंग का एक मार्क मिलेगा, बाकी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। जारा, जारा, जारा मेरा बच्चा, बिल्कुल सही आंसर बताया बेटे आपने। बस ये नहीं देखा। सही है। और हानी और अलवीना को हरा दिया जारा ने। सॉरी अहमद भाई, जारा ने पहले बताया।
हाँ भाई, हो रहा है सॉल्व। 21 इज द राइट आंसर, 21 मिलीमीटर। हाँ, नहीं तुमने नहीं बताया गंदी बच्ची। 21 मिलीमीटर इज द राइट आंसर। आपने इसको पहले माइक्रोमीटर में कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय 3000 करके। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता। मैं इस सब की थ्योरेटिकल डिटेल इंशाल्लाह आपको बताऊंगा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल की क्लास में इंशाल्लाह हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा बेटा। और माइक्रोस्कोप्स के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आप देखिएगा उसकी ऐसी ऐसी डिटेल्स हैं जो आप हैरान हो जाएंगे देख के ना। और उसके बाद फिर हम जो है सेल स्ट्रक्चर पे जाएंगे, फिर हम बैक्टीरिया वायरस भी पढ़ेंगे। और वहाँ पे चैप्टर, अच्छा इसके अंदर मैग्निफिकेशन के अंदर ही हमारे पास जो माइक्रोमेट्री के अंदर फर्दर टॉपिक्स आते हैं ना, वो थोड़े ट्रिकी हैं। और उसमें आपको मजा आएगा। ठीक है। और इसके पास पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कल, तो कल की क्लास के बाद मैं इस पूरे चैप्टर के जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे। आप लोगों का मुझे जीमेल आईडी चाहिए होगा। वंस यू गेट रजिस्टर्ड आपका मुझे जीमेल आईडी मिल जाएगा, तो फिर मैं आपको गूगल क्लासरूम पे ऐड कर दूंगा। और वहां पे फिर मैं जो है वो आपको सारी चीजें शेयर करूंगा। ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, जा सकते हैं। बाय बाय।